Okay. So in the last class we had discussed some stanzas of or LSE. LSE written in a country churchyard. It is written by Thomas Gray. Okay. So when it was published, when was it published? 1751. ये इम्पोर्टेंट MCQ है, पक्का आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं इसको। 8th स्टेंजा मुझे लग रहा है पढ़ना है। Let not ambition mark their useful toil. Let not ambition mark their useful toil. Their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. Basically, the writer is meditating on the pains or on the life of rustics. Okay, rustic means जो विलेज पीपल हैं उनके लाइफ के बारे में वो यहाँ पे मेडिटेट कर रहा है, उनके बारे में सोच रहा है। उनकी नज़र में इनकी लाइफ बहुत अच्छी रही होगी अगर उनको सही अपॉर्चुनिटी मिलती, सही समय मिलता उनको, या सही प्लेटफॉर्म मिलता, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर लिखा जा रहा है यहाँ पे, लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पे एम्बिशन को देखिए तो एक कैप्टन से लिखा गया है, ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग सिलेबस में। सो एम्बिशन इज बेसिकली फॉर द एम्बिशियस पीपल, और यू कैन से फॉर वेल्दी एंड पावरफुल पीपल। जो समाज में या जो सोसाइटी के पावरफुल एंड वेल्दी पीपल हैं उनके लिए ये यहाँ पे राइटर एक तरह से इंडिकेशन दे रहा है कि लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल। टॉयल मीन्स मेहनत, ठीक है। जो किसान या जो रस्टिक पीपल है दो दे हैव वर्कड हार्ड टू फीड द नेशन और दे हैव वर्कड हार्ड टू प्लाउ देयर फील्ड्स। सो हियर ही टेल्स all those wealthy people that let not ambition mark their useful toil, their homely joys and destiny obscure. Obscure means unclear. यहाँ पे कह रहा है कि आप यानी जो wealthy people है, they should not mock at the destiny or at the life of rustics and their homely joys, ठीक है। यानी जो उनकी थोड़ी बहुत खुशियाँ हैं उसके ऊपर या छोटी छोटी खुशियाँ उस पर नहीं, और उनके डेस्टिनी ऑब्सक्योर। डेस्टिनी ऑब्सक्योर का मतलब है कि उनकी जो डेस्टिनी है, अगर बहुत वेल्दी पीपल होता है तो उसकी डेथ भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। आप देखेंगे उसकी, ठीक है, कई दिनों तक शोक भी मनाया जाता है, सब कुछ है। तो इस चीज़ को लिखा जा रहा है कि उनकी डेस्टिनी बहुत ऑब्सक्योर है, यानी जो रस्टिक पीपल हैं उनकी डेस्टिनी या उनकी लाइफ जो है बहुत ही ऑब्सक्योर रही है इनकी नज़र में। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो वेल्दी पीपल है दे शुड नॉट मार्क एट द लाइफ ऑफ rustics life or rustics, nor grandeur here with a disdainful smile. Grandeur means high class people, ठीक है, जो शानदार जिंदगी जी रहे हैं either by power or money or by any other things. So यहाँ पे देखिए ग्रैंडोर को भी जी कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन किया गया है, एम्बिशन को भी पर्सनिफाई किया गया है और ग्रैंडोर को भी। nor grandeur here with a disdainful smile. Disdainful means हैविंग हेट, ठीक है, एक जो निंदा वाला या जो एक घृणा की भावना रखते हुए स्माइल करना, कि ऑल द ग्रैंडुअर पीपल, ऑल द वेल्दी और हाई क्लास पीपल शुड नॉट मेक अ स्माइल विथ हेट्रेड और हेटफुल, दे शुड नॉट मेक हेटफुल स्माइल ऑन द लाइव्स ऑफ रस्टिक्स। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एनल मीन्स होता है यहाँ पे रिकॉर्ड, हिस्ट्री, ANNALS। ये रिकॉर्ड और हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री क्या है उनकी, जो वहाँ पे जो लाइफ, वहाँ रस्टिक की जो लाइफ है वहाँ पे ग्रेव के अंदर। लेट नॉट एम्बिशन मार्क देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रैंडर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। मीन्स ही सेड दैट ऑल वेल्दी पीपल आर हाई क्लास पीपल शुड नॉट मार्क और make a disdainful smile on the lives of rustics who have lived their life in a very simple way. Okay, ये इतना मीनिंग इसका कहने का है। Now let's see next. The boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. The paths of glory lead but to the grave.
जो लास्ट लाइन है इसको रट लीजिए, घोंट लीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये लाइन एमसीक्यू में पक्का आने वाला है। आपको लिखा रहेगा द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू, आगे डैश दे देगा, ठीक है, डैश डैश रहेगा और नीचे आपको ऑप्शंस रहेंगे और आपको भरना वहां पे द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। So here writer wants to remind all those wealthy and high class people who mocks at the lives of rustics or poor people. He says that the boast of heraldry, the pomp of power. Heraldry means all those having good power or having good state in the state, ठीक है, good status in the state. The boast of heraldry, जिनके अंदर बहुत ज्यादा शौर्य है, या इस तरह heraldry means शौर्य। The boast of heraldry, यानी those people who boast of their ancestry or their royalty or their high life, and the pomp of power. Pomp means pride of being born or having ancestry of high class, ठीक है। जैसे अगर आप किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं पहले से, उसकी प्राइड आपके अंदर भरा हो पहले से ही, उसको द pomp of power। Basically in this stanza also the writer wants all those people who makes hateful thinking, or you can say they do not have good behavior regarding rustics or people of village. He says that the boast of heraldry, the pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour. यानी चाहे आपकी जो भी रही हो, चाहे आप पंप ऑफ पावर रहा हो, चाहे बोस्ट ऑफ heraldry आप रखते हो, सब कुछ सब एक समान है इसकी नजर में। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर। इनएविटेबल आवर मीन्स हाँ, जिस चीज से बचा न जा सके। ऐसे कौन सा समय है जिससे नहीं बचा जा सकता? डेथ, ठीक है। चाहे आप कितना भी पावरफुल हो, चाहे रॉयल फैमिली से हो, चाहे क्लास फैमिली से हो, चाहे पुअर हो, चाहे कोई भी हो, डेथ ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली। तो यहाँ पे एक चीज कह रहा है, अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। कह रहा जो पाथ्स ऑफ ग्लोरी है वो लीड करता है, लेकिन अंत आपका कहाँ है? ग्रेव में ही है। ओके, यहाँ पे राइटर ऐसे लोगों को वार्न करना चाह रहा है who boast themselves or who boast their ancestry or royalty or high class or born being into the high class family or having power and money and mocking or smiling on the lives of rustic people, ठीक है। ऐसे सभी लोगों को वार्न कर रहा है राइटर कि चाहे जितना भी कर लो, अंतिम जो समय है आपका डेथ विल ट्रीट यू ऑल इक्वली। ऐसा नहीं देखेगा कि आप बहुत अमीर हैं तो आपके लिए इंतजार करता रहे, या गरीब है तो वो जल्दी उनको मार दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। डेथ विल ट्रीट एवरीबडी इक्वली। सो यहाँ पे एक ह्यूमन अप्रोच की बात कर रहा है राइटर, ठीक है। ही ट्रीट्स एवरीबडी इक्वली। लास्ट वाली लाइन याद रख लीजिएगा, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ये इंपॉर्टेंट है लाइन और ये पक्का आता है एमसीक्यू में, ठीक है। लास्ट वर्ड भरने के लिए आता है। Nor you a proud impute to these the fault, if memory over the tomb no trophies raise, where through the long drawn hazel and fretted vault the pealing anthem swells the note of praise। अगेन फिर इसमें भी इसी बात को कह रहा है जो क्लास डिस्टिंक्शन की बात कर रहा है कि बहुत लोग जो बहुत हाई क्लास के होते हैं अपने से नीचे वालों को या अपने से पुअर लोगों को बहुत अच्छे निगाह से नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए लाइन है कि नॉट यू प्राउड के लिए भी, यानी जो बहुत ज्यादा घमंड रखते हैं, इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट। दीज को देखिए तो टी कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पे। दीज किसको सिंबलाइज कर रहा है? रस्टिक पीपल को, ठीक है, विलेज पीपल को। कह रहा नॉट यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ मेमरी ओवर देयर टूम नो ट्रॉफीज रेज। कह रहा है कि द स्पीकर सेज ऑल दोज हाई क्लास पीपल नॉट टू मॉक और नॉट टू मेक और नॉट टू ब्लेम ऑल दोज पीपल ऑन हुज ग्रेव देयर इज नो टूम और द ट्रॉफीज आर मेड। अब देखेंगे कि जो ग्रेव होता है, सबकी ग्रेव के ऊपर वो जो बनाया जाता है टूम,
ठीक है, क्या मकबरा बोलते हैं ना हिंदी में, मकबरा जो मर जाते हैं उसके ऊपर एक पत्थर का जो बनाते हैं, कब्र तो पूरी हो गई, अरे ग्रेव तो हो गया ही, अरे उसके ऊपर जो पत्थर बनाते हैं, टूम पढ़ते हैं उसको, टॉम नहीं है, टूम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी को बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये दिखाने का राइटर कह रहा है कि ऐसा मतलब वे लोग जो बहुत हाई क्लास के, जिनके टूम के ऊपर मतलब जिनके ग्रेव के ऊपर एक टूम बनाया जाता है या कुछ बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाती हैं, उसके कुछ ट्रॉफीज लिखी जाती हैं या कुछ ऐसी चीजें बनाई जाती हैं, यादगार चीजें, मेमोरेबल थिंग्स, ठीक है। तो ये रस्टिक्स के जो ग्रेव है इनके ऊपर कुछ नहीं बना हुआ है, तो दे शुड नॉट मार्क एट देम। अगेन ये बात भी राइटर उन्हीं के लिए लिख रहा है जो हाई क्लास पीपल हैं या जो बीइंग बोर्न इनटू हाई क्लास और बिलोंगिंग टू हाई क्लास एंड मेक डिफरेंसेस आर हैविंग हेटफुल स्माइल्स ऑन द लाइव्स ऑफ रस्टिक पीपल, ठीक है। ये इस चीज को वार्न कर रहा है राइटर यहाँ पे कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनके ग्रेव के ऊपर अगर टूम नहीं बना हुआ है या उनके पास कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो उसको सिंबलाइज कर सके कि ये दिस ट्रॉफी बिलोंग्स टू दिस ग्रेव और दैट पर्सन। यहाँ पे कह रहा है कि डेथ इज इक्वल एंड एवरीबडी शुड ट्रीट इट लाइक इक्वली। Nor proud impute to these the part if memory over their tomb no trophies raised, where through the long drawn hassle and fretted word the pealing anthem swells the note of praise, ठीक है। pealing anthem का मतलब है यहाँ पे जो songs are the music played in the church, ठीक है, जो उनके बारे में या जो उनके लिए जो चर्च में प्ले किए जा रहे हैं या म्यूजिक्स प्ले किए जा रहे हैं, ठीक है, ये उसके लिए सिंबलाइज कर रहा है कि वेयर थ्रू द लॉन्ग रन एजल्स एंड क्रेटेड वॉल्ट, ठीक है। जो चर्च है हो सकता है कि जो ग्रेव है उसके अंदर ना बना हो, लेकिन उनके बारे में अगर सुनना है तो बहुत सारे आप देखेंगे कि लोकल सॉन्ग्स बनते हैं जिनमें लोग वहाँ की वीर गाथाओं या उनके बारे में किसी न किसी व्यक्ति के बारे में वहाँ पे गाते हैं, कहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है एजल या यसली, ठीक है। एजल में तो गलियारा टाइप, जैसे अगर आप देखेंगे किसी चर्च में घुसेंगे तो बीच में एक गैलरी टाइप दिखाई देता है और दोनों साइड में उनके चेयर्स वगैरह लगे रहते हैं, तो उस गलियारे में और उसकी जो दीवार है वाल्ट उसको कहा गया है, ठीक है। तो उस पर बहुत सारी कार्विंग की हुई है इन गांव के या इन लोगों के द्वारा या इनके बारे में। इसकी मेमोरीज के लिए कह रहा है कि नॉट ए प्राउड इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ मेमोरी ओवर देयर टूम नो ट्रॉफीज रेज, वेयर थ्रू द लॉन्ग रन एजल एंड क्रेटेड वॉल्ट द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ प्रेज। Can storied urn or animated bus back to its mansion call the fleeting breath? Can honor's voice provoke the silent dust or flattery soothe the dull cold ear of death? यहाँ पे अगेन राइटर इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो किसी डेड बॉडी को अलाइव कर सके, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करता हो। कैटेगरी मीन्स हाई क्लास, पुअर क्लास या बहुत ही पुअर हो, कोई भी हो उसको नहीं कर सकता है। तो इस चीज को यहाँ पे लिख रहा है कैन स्टोरीड अर्न एंड एनिमेटेड बस। स्टोरीड अर्न का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति होता है या इस तरह के लोकल लेजेंड्स स्टोरीज बनाई जाती है, लेजेंडरी स्टोरी बनाई जाती है या कहीं पे उसकी कार्विंग कर दी जाती है, कहीं पेंटिंग कर दी जाती है, तो इस चीज के लिए लिखा है कैन स्टोरीड अर्न होता है बेसिकली वेस्ट, जो क्या कहते हैं उसको, जो बड़ी बड़ी आप देखेंगे फूल रखने के लिए, गुच्छा रखने के लिए फूलों का वेस्ट गमला टाइप होता है ना। एक तो गमला होता है जो बाहर आप बालकनी में लगाते हैं, जो घरों के अंदर जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा का बना रहता है, ठीक है, उसको अर्न कहते हैं। कैन स्टोरीड अर्न आर एनिमेटेड बस्ट। बस्ट बेसिकली ये यहाँ पर फीमेल फिगर्स के लिए दिखाया गया है। आप देखेंगे बहुत सारे जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, उसमें फीमेल के चित्र ज्यादा बनाया जाता है, थोड़ा आड़ा तिरछा बनाया जाता है, टेढ़ा बना करके उसको जो है, ठीक है, उसी के लिए लिखा गया है यहाँ पे। उनकी बॉडी को ज्यादा बेहतर दिखाया जाता है उसमें। कैन स्टोरीड अर्न आर एनिमेटेड बस बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। कह रहा कि बैक टू इट्स मैंसन, कि क्या जो स्टोरीड हैं, जो अर्न पर बनाई गई स्टोरीज हैं या एनिमेटेड बस्ट हैं,
क्या उनको वापस उनके घर, यानी मेंशन मतलब घर, बुला सकती हैं या उनको ला सकती हैं? कैन ऑनर्स वॉइस, ऑनर्स वॉइस मतलब है रिस्पेक्टेबल पर्सन वॉइस, कि अगर आप बहुत बड़े अपने आप को समझते हैं, मतलब रेस्पेक्टफुल इन द सोसाइटी। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। साइलेंट डस्ट क्या चीज है? अस्थियां, ठीक, बिल्कुल कह सकते हैं आप, ठीक है, जो आपकी डेड बॉडी जमीन के अंदर पड़ी हुई है, बरीड है, उसके लिए लिखा जा रहा है। कैन ऑनर्स वॉइस, अगेन देखिए पर्सनिफिकेशन है। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। फ्लैटरी समझते हैं? चापलूसी जिसे कहते हैं, ठीक है, कि क्या चापलूसी डेथ के कानों को सूद कर सकती है, यानी उसको कुछ खिला सकती है, ठीक है, यानी फ्लैटरी करो, चाहे आप बहुत ऑनरफुल पर्सन हो, प्रोवोक करो, मतलब कॉल करो, चाहे कुछ भी करो, पेंटिंग बनाओ या कुछ भी करो, यानी बाय एनी मीन्स नोबडी कैन मेक अलाइव टू द पर्सन्स हु हैव बीन बरीड इन द ग्रेव। ठीक है, एक लाइन में ये करने का है। सो यहाँ पे ये मैसेज देना चाहता है फॉर ऑल दोज पीपल हु मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन देयर क्लास आर हैविंग डिस्क्रिमिनेटरी फीलिंग्स इन देयर थॉट्स, कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे अपने आप को चाहे हाई समझो, चाहे लो समझो, चाहे जो भी समझो, आप डेथ के आगे इक्वल हैं। सीधी सीधी बात है यहाँ पे। नाउ अगेन देखिए यहाँ पे, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड some hurt once pregnant with celestial fire, hence that the rod of empire might have swayed or waked to ecstasy the living liar. कह रहा perhaps in this neglected spot is laid. यहाँ पे राइटर अगेन रस्टिक लाइफ के बारे में बता रहा है कि they might have not got opportunities like others, otherwise they might have become, sometimes they might have become some royal figure, sometimes they might have become some good musicians, poets or any other thing. Because of lack of opportunity, they have remained in their own areas and they have lived the life of rustic people. कि मतलब जो गांव के लोग हैं उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, इस वजह से वो अपनी लाइफ बहुत ही सिंपल रह करके जी करके चले गए। इस चीज को यहाँ पे मेडिटेट करा राइटर कि अगर उनको भी शायद अगर मौका मिला होता, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता, तो वो भी कुछ और बड़ा बन सकते थे। इसी चीज को यहाँ पे लिख रहा है राइटर कि perhaps in this neglected spot is laid, कि शायद हो सकता है कि ये जो neglected spot है इसलिए शायद ऐसा है। some hurt once pregnant with celestial fire, इनका मानना राइटर का, the speaker says that some hurts might have been having divine power, means extraordinary qualities. यहाँ पे the pregnant with celestial fire मतलब having extraordinary qualities or divine power. Hence, that the rod of empire might have swayed. Swayed मतलब ऐसे हिलाना. The rod of empire का मतलब है emperor. ठीक है, शायद हो सकता है कि इसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे रहे होते जिनको अगर सही अपॉर्चुनिटी सही टाइम पे मिली होती तो वो कुछ स्टेट्समैन बनते, कुछ रॉयल बनते, ठीक है, यानी एम्पायर बन सकते थे और वो भी अच्छी जिंदगी जी लेते या एक अच्छा व्यक्ति बन सकते थे। और वेक टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, और हो सकता है कि ऐसा होते, कुछ ऐसे म्यूजिशियंस बनते जिनकी म्यूजिक सुनकर के ऐसा लगता है कि एक नया जीवन आ गया आपको। मतलब कहते नहीं कि इफ म्यूजिक वी कुड प्ले ऑन, किसी प्ले की लाइन है ये, शेक्सपियर की किसी प्ले की लाइन है, इफ म्यूजिक वी कुड प्ले ऑन, मतलब म्यूजिक की पावर इतना है। ये राइटर यहाँ कहना चाह रहा है कि हो सकता है इसमें से अगर बहुत सारे रस्टिक्स जो लाइफ है या जो रस्टिक पीपल हैं, इफ दे हैड गॉट अपॉर्चुनिटी, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, दे माइट हैव बिकम सम रॉयल फिगर, समटाइम्स दे माइट हैव बिकम एम्पेरर और लाइक दैट। कहने का यहाँ पे मतलब है, अगेन ये रिमाइंड कर रहा है फॉर ऑल दोज पीपल दोज हु हैव बिकम समथिंग, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओनली हार्ड वर्क, बट बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी गिवन एट द राइट टाइम।
ठीक है, उनको सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिली, उनको सही टाइम पे प्लेटफॉर्म मिला, गाइडेंस मिला और उससे कुछ बन गए। केवल इसी से नहीं कि हम हार्डवर्क करना चाहते हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, सिंपल एग्जांपल समझिए, ट्रेन में बहुत शक्ति होती है ना, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को भी खींच ले, इतना इंजन में ताकत होती है, और उसी को उठा खेत में रख दो इंजन को, कितना दूर चलेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपकी ताकत होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकत राइट टाइम पे राइट प्लेटफॉर्म पर होना इंपॉर्टेंट होता है। आप पढ़ सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, लेकिन एग्जाम से पहले ना पढ़ें, एग्जाम के बाद फिर पढ़ना शुरू कर दें तो क्या होगा? एग्जाम नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को रियलाइज करना है, इसी चीज़ को राइटर यहाँ पे रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत रॉयल फैमिली समझ रहा है या अपने आप को हाई फिगर समझ रहा है, हैविंग दैट आई एम हैविंग डिवाइन पावर, तो ये ना सोचे कि नहीं वो उसका अपना मेहनत से केवल हो गया है। इट इज हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स, राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइमिंग्स, ओके, एवरीथिंग। सो इसी चीज को यहाँ पे कह रहा है राइटर। कुल मिला करके द राइटर मेडिटेट्स ऑन द लाइफ ऑफ रस्टिक पीपल, ठीक है, यानी उनकी निगाह में उनकी भी लाइफ बहुत अच्छी रही है, उनका उसमें कोई दोष नहीं है। अगर वो गरीब होकर के मर गए या गरीब होकर के या अननेम्ड मर गए, मतलब उनका कोई ऑनर या नेम फेम नहीं रहा, तो ठीक है, इस चीज को राइटर है मेडिटेट कर रहा है। ही इज पेइंग ह्यूमन अप्रोच। नेक्स्ट देखिए, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेस, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम, did never unroll, still penury repressed their noble rays and froze the genial current of the soul. But knowledge to their eyes, अगेन देखिए नॉलेज को यहाँ पे पर्सनिफिकेशन किया गया है, पर्सनिफाई किया गया, के कैपिटल से लिखा है यहाँ पे। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेस, कि हियर सेज दैट कि जो नॉलेज है हो सकता है कि उनके अंदर भी बहुत अच्छा नॉलेज रहा हो, ठीक, आप बहुत अच्छा कोई चीज़ बनाना जानते हो और वो आपको आइटम ही न दिया जाए बनाने का, या बनाने ही न दिया जाए तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और दैट विल बी अनऑनर्ड और अननोटेड, ठीक है, योर टैलेंट विल बी अननोटेड। सो यहाँ पर राइटर जो रस्टिक्स हैं इनके टैलेंट को लेकर कह रहा है कि हो सकता है दे माइट हैव बीन मोर टैलेंटेड, नॉलेज मतलब यहाँ पे टैलेंट से लेकर के है, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल फेस, ठीक, हो सकता है उनकी निगाहों में लगा हो कि मीन्स कि उनकी निगाह में कि हमारे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। रिच विथ स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, which had been spoiled with time because which had never been unrolled, मीन्स जो कि उपयोग नहीं किया जा सका या उसको उपयोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आगे देखिए, still penury repressed their noble रेस, जो उनके अंदर करने का जज्बा था या जो उस कार्य को करने के लिए जो नॉलेज थी उसको करने का राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया, राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया उनको। क्यों नहीं मिल पाया? चिल पेन्यूरी, मतलब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, एक्सट्रीम पॉवर्टी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेस एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल। और वो जो गरीबी है यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो ऐसी निकली या ऐसी हुई दैट फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल, जो आत्मा की आवाज थी या जो कुछ कर गुजरने की इच्छा थी उसको एकदम उसने जमा दिया, एकदम ठंडा कर दिया कहा जाए। कहने का मतलब है राइटर इज मोर मेडिटेटिंग अबाउट द मिजरीज ऑफ फार्मर्स और फार्मर लाइफ और रस्टिक पीपल। तो जो गांव के लोग हैं उनके अंदर टैलेंट बहुत हो सकता है कि रहा हो, कभी वो भी कुछ अच्छा करना चाहते रहे हों कि हम कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी उसको आगे नहीं बढ़ने दी या नहीं करने का मौका दे पाया, और वो धीरे धीरे उनकी आत्मा की आवाज़ या उनके अंदर जो कुछ कर गुजरने की इच्छा थी धीरे धीरे सदा के लिए खत्म हो गई, जम गई। ठीक है, जैसे अभी आप लोग होंगे, बहुत लोग होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे आगे अब आपके गार्जियन ना पढ़ने दें, ठीक है, तो वही चीज़ हो जाएगी कि फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल। ये लाइन याद रख लीजिएगा, जब कभी ऐसी स्थिति आएगी तो याद करिएगा इस लाइन को, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो राइटर है, राइटर रस्टिक लाइफ या रस्टिक पीपल के बारे में
बता रहा है कि हमें उनको डिमीन या डीवैल्यूड नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे माइट हैव बीन गिवन गुड अपॉर्चुनिटी, दे वुड हैव डन अ ग्रेट थिंग इन देयर लाइफ, बट दे हैव बीन बरीड, अननोटेड एंड अननेम्ड। ठीक है, कि वो बरीड हो गए अननेम्ड और अननोटेड होकर के। लेकिन अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली होती तो शायद कोई सिंगर बनता, कोई पोएट्री लिखता, कोई कुछ बनता। ठीक, इन सब चीज़ों को वो फील कर रहा है राइटर यहाँ पे। आगे देखते हैं। Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bare. Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air. अगेन यहाँ पे राइटर कह रहा है कि अगर उनको राइट अपॉर्चुनिटी मिलती, और यानी अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी से वो न जूझ रहे होते, एक्सट्रीम पॉवर्टी न फेस कर रहे होते, उनको अगर सही अपॉर्चुनिटी मिलती, सही टाइमिंग मिलता, दे माइट हैव बिकम लाइक ए जेम। जेम समझते हैं क्या हिंदी में कहते हैं? हीरा। हाँ ठीक है, जो पत्थर होता है, मतलब महंगा पत्थर जिसे कहते हैं। ठीक है, सो उसको कह रहे हैं कि दे माइट हैव बिकम ए जेम ऑफ प्यूरेस्ट फॉर। ठीक है, नहीं जिससे रेज निकलती हैं, सीरीन रेज, जो बहुत अच्छा दिखाई देता, मीन्स दे माइट हैव बिकम ए गुड पर्सन इन द सोसाइटी। द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ द ओशियन बेयर। अनफैथम्ड, फैथम मतलब होता है गहरा। ठीक है, द डार्क अनफैथम्ड केव्स ऑफ ओशियन बेयर, मतलब जो उनकी जिंदगी थी, ऐसे लग रहा था कि एक गरीबी के अंधेरे में उनकी जिंदगी एकदम डूब गई है। ठीक है, एक्चुअली पॉवर्टी अगर कभी आप फेस करेंगे लाइफ में, तो आपको जिंदगी में कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक, केवल पॉवर्टी से जूझते जूझते जिंदगी कट जाती है और निकल जाती है। ठीक है, सो पॉवर्टी इज सो क्रूएल। इसी को लिख रहे हैं यहाँ पे कि फुल मेनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। हो सकता है उसमें से कुछ लोग ऐसे होते जिनके कर्तव्य, जिनके एक्शंस और एक्टिविटीज इतने फेमस होते कि दे माइट हैव स्प्रेड लाइक द फ्रेग्रेंस ऑफ ए फ्लावर। तो यहाँ पे जो जेम और फ्लावर, ये दो सिंबल्स लिए गए हैं कंपेयर करने के लिए। जो रस्टिक्स हैं, अगर उनको सही अपॉर्चुनिटी, सही टाइमिंग मिलती, तो वो भी इस तरह से चमक सकते थे, आगे बन सकते थे। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। ठीक है, ये वो भी अपने स्वीटनेस को, अपने फ्रेग्रेंस को इस डेजर्ट एयर में, यानी इस ग्रेप का जो डेजर्ट एयर है, इसमें वो महका रहे होते। मीन्स टू से दैट इफ द रस्टिक पीपल हैव बीन गिवन गुड अपॉर्चुनिटी, दे माइट हैव बिकम समथिंग। ओके, they might have not been buried, unnoted or unnamed or unhonored. Okay, ये चीज यहाँ पे कहा गया है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। Some village, Hampden, that with dauntless breast, the little tyrant of his fields with his stood, some mute inglorious Milton here may raise, some Cromwell guiltless of his country's blood. यहाँ पे 3 नाम लिखे गए हैं। एक नाम लिखा गया है हैम्पडेन का, मिल्टन एंड क्रॉमवेल। ओके, ये हैम्पडेन है, बेसिकली जॉन हैम्पडेन है। ही वाज पार्लियामेंटेरियन। ये चार्ल्स वन का नाम सुना ही होंगे आप। ठीक है, चार्ल्स वन, किंग चार्ल्स वन। ठीक, इसी को फांसी दी गई थी, मतलब बीएड किया गया था, इतना पता ही है। इसने टैक्स लगाया था शिप पे। ठीक है, शिप पे टैक्स लगाया था। उस टैक्स का सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ने विरोध किया था, उसका नाम था हैम्पडेन। और लास्टली इट कन्वर्टेड इनटू अ सिविल वॉर इन इंग्लैंड। चार्ल्स वन को ऐसे ही नहीं मतलब बीहेड किया गया था, उसके पीछे बहुत सारे इतिहास लोग जुड़े रहे हैं। ठीक है, सो ये हैम्पडेन था जो चार्ल्स वन, यानी जो राजा था, उसका विरोध किया बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन। और ये वैसे भी रिलेटिव था जो क्रॉमवेल है इसका। ठीक है, ये रिलेटिव था। अब क्रॉमवेल जानते ही हैं, इसकी डेथ के बाद क्रॉमवेल वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बनता है इंटरजेनरल पीरियड में, और मिल्टन को भी आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 फील्ड को दिखाया गया। पॉलिटिशियन हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, और ये राइटर। ठीक, तो यहाँ पे जो
स्पीकर है या थॉमस ग्रे है, इस चीज को कहना चाह रहा है कि इफ रस्टिक पीपल हैव बीन गिवन गुड अपॉर्चुनिटी, सम ऑफ देम हैव बिकम लाइक हैम्पडेन, or you can say politician and parliamentarian. Some might have become like Milton and some like Cromwell. ठीक है, so इस चीज को कह रहे हैं। देखो इस चीज को अगर देखा जाए तो एक लाइन यहाँ पर अक्सर लिखी जाती, मतलब बोली जाती है हिंदी में। हिंदुइज्म में एक हनुमान चालीसा पढ़ते हैं लोग, ठीक, उसमें एक लाइन पढ़ते हैं कि बल बुद्धि विद्या, दीज 3 ट्रेड्स आर डिफरेंट। बल पावर हो गया, बुद्धि इननेट जो होती है, ठीक, विजडम जिसे कहते हैं, और विद्या इज अक्वायर्ड नॉलेज, जो नॉलेज आप सीख रहे हैं लोगों के द्वारा, ठीक है, चाहे अपने एक्सपीरियंस से, चाहे टीचर्स से, बुक्स से, और बाय एनी मीन्स, दैट इज योर अक्वायर्ड नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे यही गलती करते हैं लोग समझने का। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अक्वायर्ड नॉलेज को यूज करते हैं। जैसे आपको गुणा करना सिखा दिया टीचर, अब कितना स्पीड में कर रहे हैं वो डिपेंड करता है आपकी बुद्धि पे। ठीक है, ये बुद्धि हो गया। और लोग बुद्धि और विद्या को एक ही समझने लगते हैं, ये नहीं है, अलग अलग है दोनों चीजें। अक्वायर्ड नॉलेज एक है और एक है इनबॉर्न। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे लिख रहा है कि अगर उनको राइट अपॉर्चुनिटी मिली होती, जो रस्टिक्स हैं, ठीक है, देखो बुद्धि हो सकती है उनके अंदर रही हो, लेकिन उनको पास विद्या नहीं मिल पाई। ठीक है, और विद्या नहीं मिल पाई और वो अपनी गरीबी से जूझते रहे पूरी लाइफ। इसी चीज को यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, लेट अस सी सम विलेज हैम्पडेन दैट इज dauntless breast, dauntless मीन्स फियरलेस। ठीक है, ब्रेस्ट वर्ड एक्चुअली यूज कर दिया इन्होंने, उस मतलब जो होता है ना छाती दिखाना, उस चीज के लिए है यूज किया है यहाँ पे। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विथ स्टूड, यानी लाइक हैम्पडेन। हैम्पडेन क्या थे? पार्लियामेंटेरियन थे। ये चार्ल्स वन, जो किंग चार्ल्स वन थे, उनके पॉलिसीज के खिलाफ, जो टैक्स पॉलिसी उन्होंने सिप पे लगाई थी, उसके खिलाफ फियरलेसली खड़े रहे। ठीक वैसे ही दीज रस्टिक पीपल गो इनटू देयर फील्ड्स dauntlessly, कहते हैं टायरेंट्स ऑफ हिज फील्ड्स विथ स्टूड, मतलब अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में खड़े रहते हैं उसी तरीके से, यानी dauntlessly they go to their fields and to their work. Some mute inglorious Milton here may rest, कह रहा है कि हो सकता है कि जो आज जो बरीड पीपल हैं इसमें, उसमें से कोई हो सकता है कि इनग्लोरियस मिल्टन की तरह होता, यानी he might have become a good poet like Milton. Some Cromwell guiltless of his country's blood. ठीक है, कि कुछ लोग हो सकता है जो क्रॉमवेल की तरह होते हैं, गिल्टलेस, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं लगाया गया, यानी बेदाग हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री रहे, इसके बाद 10 सालों तक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन देखा वहां का, बट उनके ऊपर कोई भी गिल्ट नहीं लगाया गया, मतलब जो एकदम बेदाग छवि रही। अपनी कंट्रीज के लिए उन्होंने अपनी ब्लड सेट कर दिया। ठीक है, इसी के लिए लिखा रहा है कि some might have become like Cromwell. यहाँ पे जो रस्टिक पीपल है उनके कैपेबिलिटीज या उनके कैपेसिटीज के बारे में बताया जा रहा है, सीधी सीधी बात एक लाइन नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखिए, द applause of listening senates to command, the applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smiling land and read their history in a nation's eyes. यहाँ पर अगेन जो स्पीकर है, स्पीकर मीन्स इज राइटर, अगेन ही इज टेकिंग द साइड ऑफ रस्टिक्स. He says that if they might have given good opportunities, they might have become good people like Hampden, Cromwell or Milton. If somebody has become parliamentarian, or you can say like Hampden, so he carried the applause of listening senates to command. Cromwell थे, सीनेट थे, सीनेट मतलब है पार्लियामेंट्री मेंबर, जो कि जब बोल रहे हैं तो लोग उनको सुन करके और उन पे अप्लॉज कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं या उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी से कह रहा है कि जो राइटर्स, जो रस्टिक पीपल है, इसमें से हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते, ऐसे निकलते, और जब वो बोल रहे होते तो उनको सुन करके पूरा सीनेट अप्लॉज करता उनको। ठीक है, या वो कमांड करते और पूरा सीनेट उनको अप्लॉज करता।
समझ रहे हैं? पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ओके। द थ्रेड्स ऑफ पेन एंड रूइन टू डिस्पाइज, टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड एंड रीड द हिस्ट्री इन ए नेशंस आईज। कह रहे हैं कि ऐसा वो बनते और उनके जो कारनामे होते या उनके जो एक्शंस एक्टिविटीज होते, that might have been read or that might been taught to the nations schools, or you can say that had been read in the history of nations eyes। ठीक है, यानी लोगों की निगाह में या राष्ट्र की निगाह में उसको ठीक से पढ़ा जाता, सुना जाता या देखा जाता। तो ये कुल मिला जुला कर कहना चाह रहे हैं कि जो रस्टिक्स थे उनका कोई दोष नहीं है। अगर उनको राइट अपॉर्चुनिटी मिला होता तो शायद उसमें से कुछ लोग इतने अच्छे बने होते कि जिनको सुन करके पूरा सीनेट अपलाज करता। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगेन, देयर लॉर्ड फॉरबिड नॉर सर्कमस्क्राइब अलोन देयर ग्रोइंग वर्च्यूज बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, forbade to wade through slaughter to a throne and shut the gates of mercy on mankind। अब यहाँ तक तो राइटर उनके पक्ष में बात किया कि अगर उनको सही अपॉर्चुनिटी या सही मौका मिला होता तो वो कुछ कर लिए होते और उसमें से कुछ लोग ऐसा बन सकते थे हैम्पडेन, क्रॉमवेल या मिल्टन की तरह। अब राइटर यहाँ पर एक दो चीज और इसमें जोड़ रहा है साथ में कि कुछ जो पॉलिटिशियंस होते हैं दे डू सो मेनी वायलेंसेस और सम क्रूअल एक्शंस। इस चीज को राइटर यहाँ पे कह रहा है कि अच्छा हुआ कि अगर ये नहीं बने तब क्या फायदे हुए इनको। ठीक है, कि देयर लॉट, लॉट मतलब उनकी भीड़, पब्लिक जो यहाँ की है, देयर लॉट फॉरबिड, फॉरबिड मतलब मना कर देना किसी चीज से, ना सर्कमस्क्राइब्ड अलोन देयर ग्रोइंग वर्च्यूज, कि अगर वो सही टाइम नहीं पाए या यहाँ से नहीं बाहर जा पाए या नहीं कुछ कर पाए तब भी अच्छा हुआ कि कम से कम चलो ठीक है, अगर उनके वर्च्यूज बाहर नहीं निकले तो उनके क्राइम भी ज्यादा नहीं हुए उनसे, मीन्स वो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी नहीं किए। ये ऐसा मानना राइटर का यहाँ पे जो देखने में लग रहा है कि जो पॉलिटिशियंस हैं दे डू सम सो मेनी क्रूअल एक्टिविटीज और दे वांट टू बिकम अ पावरफुल पर्सन इन द सोसाइटी बाय हुक और क्रोक एंड फॉर दैट दे डू सम क्रूअल एक्टिविटीज आल्सो। तो इस चीज को यहाँ पे लिख रहा है राइटर कि देयर ग्रोइंग वर्च्यूज बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, कि ठीक है अगर उनके वर्च्यूज नहीं ग्रो कर पाए तो अच्छा हुआ उनके जो क्राइम्स वो भी कन्फाइंड रह गए, मतलब उनके जो क्राइम है वो भी लिमिटेड रहे, यानी उसी एरिया में वहीं तक रह गए जो थोड़ी बहुत अगर किए होंगे। फॉरबिड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन, कि उन्होंने अच्छा हुआ कि उन्होंने मना कर दिया क्या चीज के लिए, टू वेड थ्रू मतलब उसके साथ जाना, किसी के साथ बह जाना या उसके साथ में हवा में फ्लो करना। फॉरबिड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू ए थ्रोन, ठीक है, राजा होता है या जो व्यक्ति सिंहासन चाहिए जिसको, वो किसी भी हद तक जा सकता है और जाता है, इतिहास गवाह है इसका। तो यहाँ पे लिख रहा है टू वेड थ्रू स्लॉटर टू ए थ्रोन, कि सिंहासन पाने के लिए वो स्लॉटरिंग भी कर सकता है। स्लॉटरिंग समझते हैं ना, काट डालना किसी को, कसाई जिसको हिंदी में कहते हैं। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और ऐसे लोग जो मर्सी होती है मैनी मानवता के नाम पे जो दया होता है उसकी गेट, उसके दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। तो राइटर यहाँ पे इस बात को अप्रिशिएट करता है कि चलो अच्छा हुआ इनको अगर सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली या नहीं बड़े व्यक्ति बने तब भी अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़े शायद बनने की कोशिश करते तो उस बीच में बहुत सारे क्राइम्स, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज करते जो इन्होंने नहीं किया और ये कन्फाइंड रहे। क्यों? क्योंकि राइटर का ये मानना है कि, या जो राइटर ने देखा होगा या ऑब्जर्व किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जब चार्ल्स वन और इन सबको देखा है तो यहाँ का इतिहास दिख ही रहा है सीधा सीधा कि कैसे कैसे लोग गद्दी पहुंचे हैं, उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है। तो ये मानना है इनका कि अगर कोई है जो सिंहासन या राज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ही माइट डू स्लॉटरिंग ऑल्सो, ही माइट डू एनी क्रूअल एक्टिविटीज। इसी चीज को राइटर यहाँ पे लिख रहा है। अब यहाँ पे राइटर एक तरह से कहा जाए कि जो रस्टिक्स हैं उनके टेम्परामेंट या उनके विचारों को एप्रिशिएट कर रहा है। अच्छा हुआ वो ये सब तक नहीं सोचे। नाउ लेट्स नेक्स्ट देखिए, the struggling pangs of conscious truth to hide, the struggling pangs of conscious truth to hide, to quench the blushes of ingenuous shame,
or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse flame. यहाँ पे कह रहा था स्ट्रगलिंग पैंट्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड। अब व्यक्ति, ये राइटर का मानना है, ठीक है, और ये शायद सच्चाई भी है। अगर आप कोई क्राइम कर देते हैं या कोई इनजेन्युइन एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, तो आप अंदर से अपने आप को शेमफुल फील करते हैं। अब वो पब्लिकली करते नहीं करते वो अलग बात है। इस चीज को लिख रहा है कि द स्ट्रगलिंग पैंट्स ऑफ कॉन्शियस हाइड टू ट्रुथ टू हाइड, कि अगर ये अच्छा हुआ कि ये लोग नहीं किए, अदरवाइज इनका जो स्ट्रगलिंग पैंट्स था, पैंट मतलब कष्ट, जो स्ट्रगलिंग कष्ट थे इनके जो थे, इनका जो कॉन्शियसनेस है, इनकी जो चेतना है मन की, वो शायद इनको इस बात को प्रेशर डालता कि हाँ जो ट्रुथ है उसको हाइड करने की कोशिश करो, ठीक है। इफ यू डू एनी इनजेन्युइन एक्ट, यू ऑलवेज ट्राई टू हाइड दैट वन। तो इसी से लिख रहा है द स्ट्रगलिंग पैंट्स ऑफ कॉन्शियस ट्रुथ टू हाइड टू क्वेंच द ब्लशेस ऑफ इंजेनियस सेम। क्वेंच मतलब उसको शांत करना, दबाना, यानी जो आपके अंदर सेम आ रही है उस चीज को आप कोशिश करते हैं कि उसको हम किस तरह से उसको क्वेंच करते हैं, शांत करते हैं। आर द हीप ऑफ श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड विथ इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम। या आप हीप मतलब ढेर है, श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, मीन जो सेम या जो इंजेनस एक्ट है उसको दबा नहीं पाते हैं, ठीक है, तो आप जो लग्जरी या प्राइड है वो चीज आप फील नहीं कर पाएंगे। विथ इंसेंस किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम। म्यूज फ्लेम मतलब यहाँ पे पोएट्री के लिए बेसिकली है। म्यूज वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे जो पोएट्री के देवता हैं, ठीक है, लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में यूज किया जाता है। म्यूज मीन्स द गॉड ऑफ, गॉडेस बेसिकली बोलते हैं वहां पे, गॉडेस ऑफ पोएट्री, म्यूज। सो ये एक्चुअली राइटर ये जो लाइन लिखा है, ये समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जो पहले बहुत सारे राइटर्स रहे हैं जो पोएट्री लिखने के लिए अपने राजा की चापलूसी करते थे या उनके उसमें दरबारी पना दिखाते थे, ठीक है, तो उनको अपीज करके हम पोएट्री लिख करके और आगे बढ़े हैं। तो शायद ये वहां पर एक तरह से मुझे लग रहा है सैटारिकल वे में इन्होंने लिखा है, व्यंग करते हुए उनके ऊपर, कि या तो ऐसे करते तब हम लग्जरियस लाइफ जी सकते थे और बहुत प्राइडफुल फील कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर भी मतलब जो उनकी जो इनर सोल है वो जानती है कि हाँ हम इस पद पे या इस जगह कैसे पहुंचे हैं। इसी चीज को हमारा राइटर यहाँ पे रियलाइज करने की कोशिश कर रहा है।